हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम फिर से एक पजल और एक सीटिंग अरेंजमेंट करेंगे। आज है डे 6 RRBPO मेंस के लिए, तो ध्यान से देखिएगा दोनों क्वेश्चंस को एंड इस अप्रोच को अपने क्वेश्चंस में इम्प्लीमेंट कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। 16 पर्सन्स, ये सारे दिए हुए हैं, सिटिंग अराउंड 2 कंसेंट्रिक सर्कुलर टेबल्स, 1 इंस्क्राइब्ड इन अनदर वन। ठीक है। 8 पर्सन सिटिंग ऑन द इनर टेबल फेसिंग आउटसाइड, 8 सिटिंग ऑन आउटर टेबल फेसिंग द सेंटर। तो हम ये बना लेते हैं। अब मुझे नहीं पता कि इसमें कितनी पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी, तो स्टार्ट करने के लिए 2 से बना लेते हैं। ये हमने 2 केस बना लिए, अब हम इनमें फिल करेंगे जो आगे क्वेश्चन हमें बताएगा। यहाँ से शुरू करते हैं। सी सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु फेसेस ओ। सी सिट्स ऑन द आउटर टेबल, तो हमें पता चल गया सी बाहर बैठता है। एंड सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु फेसेस ओ। तो क्योंकि जो अंदर बैठे हैं वो बाहर देख रहे हैं, तो सी इसके सेकेंड लेफ्ट में बैठता है, जो पर्सन यहाँ बैठा है, तो ये पर्सन ओ को फेस कर रहा है, तो ओ यहाँ जाएगा। ठीक है, ये भी हमने सेम बनाया, तो इसलिए हम ओ यहाँ लिख देते हैं। इसके बाद देखते हैं 2 पर्सन्स सिट बिटवीन सी एंड के। अब सी एंड के बीच जो 2 पर्सन्स हैं, वो के जो है लेफ्ट में भी हो सकता है और राइट में भी हो सकता है, तो दोनों केस बना लेते हैं। फर्स्ट केस में सी के लेफ्ट में के बना लेते हैं, यहाँ आ जाएगा। एंड सेकेंड केस में सी के राइट में के बना लेते हैं, यहाँ आ जाएगा। इसके बाद क्या बोल रहे हैं, बी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ के, तो बी यहाँ आ जाएगा एंड इस केस में यहाँ आ जाएगा। इसके बाद जे सिट्स ऑपोजिट टू द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ आई। जे और आई का हमें कुछ भी नहीं पता, हमें इतना पता चल गया कि जे सिट्स ऑपोजिट टू द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ आई, ये ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है। इसके बाद आई एंड बी आर इमीडिएट नेबर्स, तो बी के साथ आई आना चाहिए, तो इस केस में तो आई यहाँ आ जाएगा। ये हमने आई बना लिया, और इस केस में 2 है पॉसिबिलिटीज़ आई की, तो फर्स्ट केस ये लेते हैं और सेकंड केस हम एज इट इज़ बना देंगे। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड केस आ गया, तो इसमें आई की पॉसिबिलिटी ये है बी के साथ यहाँ पे, ये दोनों केसेस बन गए। अब आगे बढ़ते हैं। हमें ये पता था और कि आई के जो इमीडिएट राइट पे बैठा है वो जे को फेस कर रहा है। ठीक है, जे सिट्स ऑपोजिट टू द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ आई, तो आई के इमीडिएट राइट पे बी बैठा है, बी जे को फेस करेगा, तो जे यहाँ आ जाएगा। और इस केस में आई के इमीडिएट राइट पे जो भी बैठा है वो जे को फेस करेगा, तो जे यहाँ आ जाएगा। एंड फर्स्ट वाले सिनेरियो में जे यहाँ आ जाएगा। तो ये तीनों केस में हमें जे पता चल गया। इसके बाद देखते हैं जे एंड आई सिट ऑन द सेम टेबल, तो इसका मतलब हमने जो ये बनाया है इसमें जे और आई सारी जगह ऑपोजिट टेबल्स पे हैं, तो ये गलत है। अब इसमें हमें क्या करना होगा, जो हमने ऊपर देखा था जे सिट्स ऑपोजिट टू द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ आई। ठीक है, तो इमीडिएट राइट ऑफ आई बी है, तो ऑपोजिट टू द वन यानी कि बाहर वाली टेबल पे ही ऑपोजिट साइड पे जे आएगा। यहाँ पे इसको हम ठीक कर लेंगे, तो जे यहाँ आ जाएगा। सेकंड टेबल में भी जे जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, और थर्ड टेबल में जे आ जाएगा। इसके ऑपोजिट आना चाहिए जे, लेकिन यहाँ पे के ऑलरेडी है, तो ये केस कैंसिल हो जाएगा। ये केस कैंसिल हो गया, हमारे पास 2 केस ही बचे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन आई एंड सी काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ आई सेम एज नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन ओ एंड ई। तो आई सी इज इक्वल टू ओ ई काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ आई, यही लिखा है। इसको हम देखते हैं। अब आई के राइट से काउंट करा सी तक, तो इसमें एक पोजीशन है खाली, तो ओ एंड ई में भी एक प्लेस होगा, तो ई यहाँ भी आ सकता है। मैं 2 अलग पेन से लिख देता हूँ, ये ई यहाँ भी आ सकता है और ई यहाँ भी आ सकता है। ठीक है, और अगर हम इस केस में देखें तो भी आई एंड सी में कितना गैप है, आई के राइट से 1 2 एंड 3, तो ओ एंड ई में भी 3 का गैप होगा, तो ई जो है ओ के ऑपोजिट आ जाएगा। क्योंकि इस केस में ऑपोजिट आ रहा है तो हम इसको फिक्स ही कर लेते हैं, ये हमें फिक्स हो गया ई यहाँ पे। अब आगे देखते हैं द वन हु फेसेस ई सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम। तो ये ई जो है ये इमीडिएट जो ई को फेस कर रहा है वो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम बैठा है, तो एम यहाँ होना चाहिए उस हिसाब से, क्योंकि ये पर्सन ई को फेस करेगा। एंड इस केस में एम यहाँ पॉसिबल है अगर ये ई है तो, और अगर ये ई है तो यहाँ पे एम होना चाहिए, लेकिन यहाँ मान सकते हैं के है, तो इसका मतलब ई ये वाला होगा, तो ये हम इरेज कर देते हैं।
ये ई फिक्स हो गया एंड ये एम हो गया, ठीक है। इसके बाद देखते हैं वन हु फेसेस एम सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ। तो वन हु फेसेस एम मतलब ये पर्सन सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, एफ यहाँ आ जाएगा। और इस केस में वन हु फेसेस एम यानी ये पर्सन सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, तो एफ यहाँ आ जाएगा। इसके बाद पी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, अब पी यहाँ हो गया एंड इस केस में पी यहाँ हो गया। आगे देखते हैं एच सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन। अब हमें एच और एन का कुछ भी नहीं पता, ना एच की पोजीशन पता ना एन की, तो एच सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन ये हमने बना दिया साइड में अलग से। इसके बाद एन फेसेस द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ डी, हमें डी की पोजीशन भी नहीं पता, तो एन फेसेस द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ डी, ये ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। इसके बाद नीदर एल नॉट जी सिट्स ऑन द सेम टेबल एज ए, तो एल एंड जी जो हैं अदर टेबल पे बैठते हैं दैन ए, ये भी हमने लिख लिया। द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ ए डज नॉट फेस जी, द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ ए डज नॉट फेस जी, ये ऐसा नहीं हो सकता। अब हम जो चीज़ें बच गई इनको फिल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता है कि एच सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन है, तो एच और एन कहाँ पे आ सकते हैं? अगर हम बाहर वाली टेबल में देखें इस केस में, तो क्या एच और एन यहाँ आ सकते हैं? बाहर वाली टेबल में नहीं आ सकते। इस केस को मैं कैंसिल कर देता हूँ, कन्फ्यूजन ना हो। बाहर वाली टेबल में एच और एन नहीं आ सकते, अंदर वाली टेबल में आ सकते हैं यहाँ पे। खाली ये दो पोजीशन है जहाँ एच और एन साथ में आ सकते हैं। एन एच सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन, तो एच एन ऐसे आ जाएगा। अगर एच एन ऐसे आ गया तो एन के जो ऑपोजिट है वो डी के इमीडिएट राइट पे बैठा है। एन के ऑपोजिट वाला पर्सन यानी एम डी के इमीडिएट राइट पे बैठा है, तो डी यहाँ आ जाएगा। ये केस सेटिस्फाई कर रहा है इसको। इसके बाद एल जी वाली कंडीशन भी पुट करके देख लेते हैं। एल जी जो है सेम टेबल में है लेकिन ए से अलग टेबल में है, तो एल एन जी अंदर आ सकता है सिर्फ और ए बाहर आएगा तब भी, क्योंकि बाहर एक पोजीशन बची है, ए बाहर आ गया। और एल एन जी का कोई केस पता है हमें? हाँ, ये पता है कि ए के जो साथ बंदा बैठा है, ए के जो नेबर है उसके ऑपोजिट जी नहीं है, तो ए के नेबर के ऑपोजिट जी नहीं है, तो जी नहीं आया, यहाँ नहीं आ सकता, जी यहाँ आएगा एंड एल यहाँ आएगा। तो हमारे पास ये एक पूरी पजल सॉल्व हो गई। अभी हमें नहीं पता कि करेक्ट है या नहीं, हम सेकंड पजल, सेकंड जो पॉसिबिलिटीज़ कोई बना के देखते हैं। तो इसको हमने इसमें एच एन फिट करना है सबसे पहले, तो एच एन बाहर वाली टेबल में फिट नहीं हो सकता, अंदर वाली टेबल में फिट होगा। एंड एन के इमीडिएट लेफ्ट पे एच है, तो एन यहाँ, एच यहाँ, ये हो गया। अब हमें फिट करने हैं एल एन जी और ए दूसरी टेबल में आएगा, तो इसमें जो है अंदर दो ऑप्शंस हैं और बाहर भी दो ऑप्शंस बचे हैं अभी। तो एल एन जी कहीं भी आ सकता है, लेकिन हमें ये कंडीशन और बताती कि एन फेसेस द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ डी, तो एन फेसेस द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ डी, और यहाँ डी ना यहाँ आ सकता है ना यहाँ आ सकता है, तो ये केस कैंसिल हो गया। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा ये वाली पजल। तो इस तरह से ये वाली पजल सॉल्व हो गई। सीटिंग अरेंजमेंट थी ये, ठीक है। और इसमें देख लिया आपने दो कंसेंट्रिक सर्कल वाली भी कैसे कर सकते हैं। हमारी ये अरेंजमेंट जो है गलत हो जाती अगर हम ये पार्ट भी स्किप कर देते जिसमें लिखा था कि जे और आई जो है वो सेम टेबल पे बैठे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान से पढ़नी है कि क्या बोला गया है, सेम टेबल है अलग टेबल है, सब कुछ ध्यान से पढ़ के फिर बनाना है। अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। 6 पर्सन्स अटेंड 4 इवेंट्स, ये 4 इवेंट हैं। ईच पर्सन गेट्स डिफरेंट रैंक फ्रॉम 1 to 6। रैंक 1 इज़ द हाइएस्ट रैंक, रैंक 6 इज़ द लोएस्ट रैंक, ठीक है। पर्सन गेट्स रैंक डिफरेंट रैंक्स फॉर ऑल 4 इवेंट्स। नो 2 पर्सन्स गेट द सेम रैंक फॉर ईच इवेंट। ये चीज़ हमें पता चल गई, तो हम इसको बना लेते हैं। सबसे पहले 6 पर्सन्स बना लेते हैं। ये 6 पर्सन्स आ गए हमारे पास। अब इसमें जो 4 इवेंट्स हैं वो बना लेते हैं। 4 इवेंट्स कौन कौन से हैं? कुकिंग, डिबेट, पेंटिंग, कुकिंग, डिबेट, पेंटिंग एंड पोइट्री, ठीक है। ये हमारे पास 4 इवेंट आ गए। अब हम रैंकिंग करते हैं जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ उस हिसाब से। ई गेट्स द हाईएस्ट रैंक इन डिबेट। अब हाईएस्ट रैंक जो है वो 1 है, तो ई की डिबेट में रैंक 1 हो जाएगी, ये आ गया 1। इसके बाद एंड लोएस्ट रैंक इन पेंटिंग, तो ई पेंटिंग में जो है लास्ट आता है तो 6th आएगी यहाँ पे, ये हो गया। इसके बाद डीज रैंक इन पोइट्री सेम एज एज रैंक इन कुकिंग, तो डी की रैंक जो पोइट्री में आएगी, इसको हमने एक्स ले लिया,
इज सेम एज एज रैंक इन कुकिंग, तो ए की रैंक जो कुकिंग में आएगी, तो ये एक्स आ गया, हमें नहीं पता क्या हो सकता है ये। इसके बाद विच इज़ नॉट द लोएस्ट रैंक, तो एक्स जो है वो 6 नहीं हो सकता, एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 6, ये हमें पता चल गया। आगे देखते हैं, ए गेट्स नीदर रैंक 2 नॉर 5 इन एनी ऑफ द इवेंट्स, तो इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। एक्स जो है 6 नहीं हो सकता, एंड ए की एक कंडीशन पता चली कि ए की ना तो रैंक 2 हो सकती है ना रैंक 5 हो सकती है। इसके बाद इन कुकिंग एफ गेट्स 2 रैंक्स हायर देन एज रैंक इन द सेम इवेंट, तो ए की रैंक जो कुकिंग है वो एक्स है और एफ गेट्स 2 रैंक्स हायर यानी कि एक्स माइनस 2, तो एफ की जो कुकिंग में रैंक होगी वो एक्स माइनस 2 होगी, क्या लिख लेते हैं एक्स माइनस 2। हमें इसमें इतना पता लग गया कि जो एफ़ है उसकी जो कुकिंग वाली रैंक है वो ए से 2 ज़्यादा है, मतलब 2 बेटर है, ठीक है। ये पता है हमें कि एक्स जो है वो 6 नहीं हो सकता एंड ए की कोई भी रैंक 2 और 5 नहीं हो सकती, तो एक्स की क्या क्या पॉसिबिलिटी बचती हैं, एक्स की पॉसिबिलिटी बचती हैं 1, 3 एंड 4, ठीक है। अब एक्स की पॉसिबिलिटी जब 1, 3 एंड 4 बचती हैं तो एक्स माइनस 2 ऑटोमेटिकली जो है 1 नहीं हो सकता, क्योंकि 1 होगा तो एक्स माइनस 2 क्या होगा, कुछ भी नहीं हो सकता, तो इसलिए 1 भी एलिमिनेट हो गया। तो एक्स की पॉसिबिलिटी बची 3 एंड 4। अब 3 एंड 4 में हम देख लेते हैं, अगर एक्स की वैल्यू 3 है यानी कि ए की कुकिंग रैंक जो है वो 3 है, कुकिंग के नीचे लिखा हुआ है इसलिए समझ आ जाएगा आपको, तो जो एफ़ की कुकिंग रैंक है वो 1 होगी, और अगर ए की कुकिंग रैंक 4 है तो एफ़ की कुकिंग रैंक 2 होगी। ये हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ आ गई। अब इसके बाद हम भी फाइनल नहीं कर सकते कि क्या होगा एग्जैक्टली, लेकिन ये हमारे पास फिक्स हो गया कि यही दोनों में से कुछ होगा। अब आगे बढ़ते हैं, द सम ऑफ रैंक्स ऑफ सी इन पोएट्री एंड कुकिंग इज इक्वल टू रैंक ऑफ सी इन डिबेट, तो ये हमें पता चल गया सी इन पोएट्री एंड कुकिंग इज इक्वल टू सी इन डिबेट, ठीक है। और सी नीदर गेट्स लोएस्ट रैंक नॉर सेकेंड रैंक इन एनी ऑफ द इवेंट्स, तो सी जो है वो 6 नहीं हो सकता और 2 नहीं हो सकता, क्योंकि लोएस्ट रैंक नहीं हो सकती एंड सेकेंड रैंक नहीं हो सकती। तो अब सी की क्या क्या पॉसिबिलिटी बची, 1, 3, 4 एंड 5, ये सी की पॉसिबिलिटीज़ बची। अब इन 4 पॉसिबिलिटीज़ को इनमें पुट करने की कोशिश करते हैं। 2 रैंक्स का सम करके डिबेट की रैंक यानी थर्ड रैंक लानी है, तो पॉसिबिलिटी सिर्फ यही बनती है कि अगर पोएट्री या कुकिंग में से एक रैंक 1 होगी और दूसरी रैंक 3 हुई तो चौथी रैंक 4 आएगी, एंड अगर एक रैंक 1 हुई 4 हुई तो 5 आएगी, ये 2 पॉसिबिलिटी बनती हैं। तो इसका मतलब हमें ये पता चल जाता है कि डिबेट जो है वो 4 या 5 में से कुछ है, ठीक है। सी की रैंक पोएट्री या कुकिंग एक में जो है रैंक 1 है, दोनों में से किसी में भी हो सकते हैं, ये नहीं पता हमें, तो रैंक 1 है इन पोएट्री और कुकिंग, और पोएट्री एंड कुकिंग में जो दूसरा बच गया उसमें रैंक 3 या रैंक 4 है। अगर 3 होगी तो डिबेट में 4 हो जाएगा, अगर 4 होगी तो डिबेट में 5 हो जाएगा। ये हमारे पास फाइनल कंडीशन आ गई, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं सी के रैंक्स की, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं क्या बोला है, ई गेट्स द सेकेंड हाइस्ट रैंक इन पोएट्री, सेकेंड हाइस्ट मतलब सेकेंड रैंक, ई की रैंक पोएट्री में हो गई सेकेंड, एंड इसके बाद विच इज़ 2 रैंक्स हायर देन सीज रैंक इन डिबेट, यानी कि ई की रैंक 2 है विच इज़ 2 रैंक्स हायर देन सीज रैंक इन डिबेट, तो ऑब्वियसली 2 रैंक्स हायर मतलब सी की रैंक जो डिबेट में है वो 2 से 2 कम होगी यानी 4 होगी। आप ये समझो कि रैंक जो है वो कम ज़्यादा कैसे हैं, ज़्यादा रैंक यानी 1 और कम रैंक यानी 6, तो उस हिसाब से बोल रहा हूँ मैं। तो इसका मतलब सी की रैंक डिबेट में 4 हो गई, ये हमें पता चल गया, तो इसमें हम 5 को इरेज कर लेते हैं, और क्योंकि 4 हो गई तो 2 पॉसिबिलिटी जो रैंक पोएट्री एंड कुकिंग में होगी वो 1 एंड 3 होगी, 4 नहीं हो सकती। हमें ये नहीं पता अभी भी कि पोएट्री में 1 आएगी या कुकिंग में 1 आएगी, लेकिन ये पता चल गया, जो हमें पता चल गया इसको फिल कर लेते हैं। सी की रैंक डिबेट में 4 हो गई, सी की रैंक इन डिबेट इज़ 4, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्या बोला है, एफ गेट्स हाईएस्ट रैंक इन पोएट्री विच इज़ 3 रैंक्स हायर देन एफ्स रैंक इन पेंटिंग, तो पोएट्री में हाईएस्ट रैंक हो गई एफ़ की यानी 1 हो गई, पोएट्री में 1 हो गया, विच इज़ 3 रैंक्स हायर देन एफ्स रैंक इन पेंटिंग, तो मतलब पेंटिंग में रैंक 4 हो गई क्योंकि पोएट्री में रैंक 1 है, तो पेंटिंग में रैंक 4 आ गई एफ़ की, ये हमें पता चल गया। इसके बाद बी डजन गेट हाईएस्ट रैंक इन एनी ऑफ द इवेंट्स, तो बी की रैंक कभी भी 1 नहीं होगी, एंड
CAB get 3 consecutive increasing ranks in debate respectively। मतलब C, A एंड B की जो है वो रैंक्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में है कंजेक्यूटिवली, ये हमें पता चल गया डिबेट में। हमें ये तो एटलीस्ट पता चल गया F की रैंक पोएट्री में 1 है, तो F की रैंक जब पोएट्री में 1 है तो F की रैंक कुकिंग में 1 नहीं हो सकती, तो F की रैंक कुकिंग में 2 हो जाएगी। ठीक है, उस हिसाब से A की रैंक कुकिंग में 4 हो जाएगी। तो हमें ये चीज़ पता चल गई, x इक्वल टू आ गया 4 एंड x-2 आ गया 2। तो A की रैंक कुकिंग में 4 हो जाएगी एंड F की रैंक कुकिंग में 2 हो जाएगी। ये भी चीज़ हमने फिक्स कर ली। इसके बाद हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन रैंक्स ऑफ F इन पेंटिंग एंड कुकिंग इज इक्वल टू रैंक ऑफ D इन पेंटिंग। तो रैंक ऑफ F इन पेंटिंग एंड कुकिंग, रैंक ऑफ F इन पेंटिंग इज़ 4 एंड रैंक ऑफ F इन कुकिंग इज़ 2। तो 2 आ गया डिफरेंस। तो ये रैंक हो गई D की इन पेंटिंग, D की इन पेंटिंग रैंक इज़ 2। इसके बाद इन पेंटिंग A गेट्स 2 रैंक्स हायर देन B। तो पेंटिंग में A गेट्स 2 रैंक्स हायर देन B। अब B की रैंक हमें नहीं पता, तो ये इस तरह से हो सकता है कि A की रैंक जो है वो Y है, तो B की रैंक Y+2 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि रैंक हायर होनी है, मतलब A की रैंक जो है पेंटिंग में वो बेटर है B से, ये हमने लिख लिया। अब इसके बाद देखते हैं लास्ट लाइन जो बची है, D गेट्स द कंसेक्यूटिव रैंक्स इन डिबेटिंग एंड कुकिंग। D की जो डिबेटिंग में रैंक है और कुकिंग में रैंक है वो दोनों कंसेक्यूटिव हैं। मतलब अगर यहाँ पे 2 हमारे पास है और x हमें पता चल गया था 4 था, यहाँ x को 4 से रिप्लेस कर लेते हैं पहले। तो D की रैंक कंसेक्यूटिव है डिबेटिंग एंड कुकिंग में, 2 और 4 यहाँ पे आ गया, तो यानी कि 1 और 3 नहीं हो सकता क्योंकि कंसेक्यूटिव नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये 5, 6 आएगा बस। तो D में हमने 5 और 6 पुट करना है समहाउ, लेकिन ये नहीं पता कि 5 किधर आएगा और 6 किधर आएगा। यहाँ हम लिख लेते हैं 5 एंड 6 आएगा, लेकिन नहीं पता कहाँ पे आएगा। अब जो हमारे पास चीज़ें बची हैं ना, उनसे देखते हैं क्या क्या चीज़ें फिक्स हो सकती हैं। ये देखो, C के केस में पोएट्री और कुकिंग या तो 1 हो सकता है या 3 हो सकता है। अगर मान लेते हैं हम पोएट्री को 1 रखते हैं तो 1 पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 1 है। तो पोएट्री में खाली एक पर्सन को रैंक 1 मिलेगी जो कि F को मिल चुकी, तो यहाँ पे 3 आएगा, तो पोएट्री 3 हो गई। एंड कुकिंग के केस में C की रैंक 1 हो गई, ये हमने C फिक्स कर दिया। और हमें ये पता है कि A के केस में रैंक जो है वो 2, 5 और 6 नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहाँ y एंड y+2 बचा है, तो इसकी खाली एक कंडीशन बचती है, वो ऐसे सॉल्व होगी कि अगर y की वैल्यू 1 होगी तो y+2 3 होगा। सिर्फ ये केस जो है इसको सॉल्व करता है, तो y की वैल्यू 1 हो गई एंड y+2 3 हो गया। CAB जो है ये कंसेक्यूटिव रैंक्स हैं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर डिबेट के केस में। ठीक है, तो डिबेट के केस में हम डिबेट देखते हैं, ये रहा डिबेट, इसमें CAB पुट करना है हमें। तो CAB जो है कंसेक्यूटिव रैंक्स हैं, तो अगर C 4 है तो ऑब्वियसली A जो है वो 3 होगी एंड B जो है वो 2 होगी, तो ये हम पुट कर लेते हैं। C 4 ऑलरेडी है, A होगी 3 एंड B होगी 2, तो ये हमारे पास आ गया 3, 4, 2 डिबेट के केस में। ये भी हमें पता है कि A जो है वो 2 और 5 नहीं हो सकता, तो A के केस में जब 4, 3, 1 आ गया तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 6 आ जाएगा, ये 6 हमने फिल कर दिया। जब इस पूरी पोएट्री में 6 यहाँ पे आ गया तो ऑब्वियसली यहाँ पे 5 आएगा। C के केस में हमें ये पता है कि C की रैंक जो है वो 6 एंड 2 नहीं हो सकती, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है ऑलरेडी, ये देखो। तो जब 6 एंड 2 नहीं हो सकती तो C के केस में 1, 4 एंड 3 ऑलरेडी है, तो यहाँ पे 5 बच जाएगा, सिर्फ यहाँ 5 आ जाएगा। B के केस में देखो, B में डिबेट में रैंक 2 है, पेंटिंग में रैंक 3 है और पोएट्री में रैंक 5 है, तो कुकिंग में या तो रैंक 1 होगी या 4 होगी या 6 होगी। अब अगर कुकिंग में रैंक 1 रखी तो कुकिंग में 2 लोग की रैंक 1 नहीं हो सकती क्योंकि C की रैंक 1 है, और कुकिंग में 2 लोग की रैंक 4 भी नहीं हो सकती क्योंकि A की रैंक 4 है, तो B की कुकिंग में रैंक आ जाएगी 6 एंड क्योंकि B की रैंक कुकिंग में 6 आ जाएगी और हमें D में 5 और 6 को पुट करना था इन कुकिंग एंड डिबेट, तो D यहाँ पे 5 हो जाएगा और डिबेट में ऑटोमेटिकली D 6 आ जाएगा। और अगर हम कुकिंग देखेंगे तो इसमें रैंक 3 बच गई, बस पुट करनी, 3 यहाँ पुट कर दिया एंड डिबेट में सिर्फ 5 बच गई तो 5 यहाँ पुट कर दिया। ये हमारे पास सारे पर्सन्स की सारी रैंकिंग आ गई एग्जैक्टली जैसे क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था। हमने सारी चीज़ें साइड में नोट की एंड उसके बाद सॉल्व किया। मैंने थोड़ा समझाने के लिए थोड़ा क्लमजी हो गया, लेकिन आई होप आपको समझ आ गया होगा अगर आपने स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉलो किया तो। एंड इस तरह से आप जो है एग्ज़ाम में ऑर्डर एंड रैंकिंग बेस्ड पजल्स भी बहुत ईजिली कर सकते हैं सॉल्व। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।